हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत लिंग की क्या स्थिति है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो समाजवादी नारीवाद किसे कहते हैं? समाजवादी का सीधा सीधा तात्पर्य है कि समान विचारधारा, समान व्यवहार, समान नियम, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता, यानी समानता के अधिकार और कर्तव्यों को जो पुष्ट करता हो, जो विचारधारा देता हो, जो व्यवस्था देता हो, जो क्रिया देता हो, उसी को हम कहते हैं समाजवादी। नारीवाद का तात्पर्य होता है कि महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिस्थिति, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ भावना का निर्माण करना क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग व्यवस्थित होकर के देखते हैं। तो समाजवादी नारीवाद का तात्पर्य है कि समाज में समानता को बढ़ावा देते हुए, समान अधिकार और कर्तव्यों को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिस्थिति, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ भावनाओं, स्वस्थ बातचीत व्यवहार को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। अब यहाँ लिंग क्या क्या तात्पर्य है? इस समाजवादी नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए लिंग की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब लिंग का क्या तात्पर्य होता है, इसको देखते हैं। अब इसको समझ जाएंगे तब इस टॉपिक को पूरा डिटेल करते हैं। आइए देखते हैं लिंग क्या होता है। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो प्रकृति द्वारा मनुष्य की रचना में, प्रकृति द्वारा मनुष्य की रचना में, प्रकृति द्वारा मनुष्य की रचना जिसमें पहचान स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग। यानी प्रकृति द्वारा मनुष्य की वह रचना जिसमें पहचान स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग। उसी को हम लिंग कहते हैं। वैसे लिंग के रूप में सामान्य रूप से स्त्री पुरुष को ही लिया जाता है, परंतु तीसरा जेंडर भी होता है, थर्ड जेंडर भी होता है, इसलिए उसको नपुंसक लिंग कहते हैं, जो सामान्य रूप से आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम लोग छक्का कहते हैं। तो प्रकृति द्वारा यह रचना होती है। अब यह प्रकृति द्वारा जब रचना होती है तो विज्ञान इसकी कैसे व्याख्या करता है? जब पिता का देखिए गुणसूत्र होता है, कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसके आधार पर जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसके आधार पर स्त्री पुरुष या लड़का लड़की का फाइनल होता है कि लड़का होगा कि या लड़की। पिता में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, सिर्फ एक्स एक्स। यदि पिता का भी एक्स गुणसूत्र और माता का भी एक्स गुणसूत्र मिलता है तब लड़की पैदा होती है। जब पिता का वाई गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ये विज्ञान की इसकी व्याख्या है, एक लिंग के आधार पर, एक स्त्री पुरुष के आधार पर। वैसे लिंग का निर्धारण प्रकृति द्वारा ही होता है, माता के गर्भ में कि लड़का होगा या लड़की या थर्ड जेंडर होगा। तो ये रहा लिंग। अब हमको क्या करना है कि समाजवादी नारीवाद की स्थापना हेतु स्त्री पुरुष में, स्त्री पुरुष के आधार पर किस तरह से किया जाए, यानी स्त्री पुरुष को ध्यान में रखते हुए समाजवादी नारीवाद की स्थापना किस तरह से किया जाए, ये बात आपको बताने का मैं प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यानी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करने हेतु स्त्री पुरुष का किस प्रकार से व्यवहार हो कि समाजवादी नारीवाद की स्थापना हो, उसी की व्याख्या हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। पहला ये है, आप जान लीजिए, जैसे भारत है पुरुष प्रधान समाज है। भारत क्या है? पुरुष प्रधान समाज। आर्थिक क्षेत्रों पर पुरुष का ज़्यादा नियंत्रण, सामाजिक क्षेत्रों पर नियंत्रण, राजनैतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण, आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण, सामाजिक क्षेत्रों पर नियंत्रण, परिवार में नियंत्रण। एक प्रकार से हम कहें पितृसत्तात्मक प्रधानता हर जगह है। राजनीति में भी पिता चाहेगा कि हमारी विरासत हमारा पुत्र संभाले। उद्योग धंधों में भी यही है, कहानी है कि उद्योग धंधों में भी उद्योगपति यही चाहेगा कि हमारा बेटा इस कार्य को संभाले। ये व्यवस्था या भारतीय संस्कृति उत्तम भी रही, अच्छी भी रही, परंतु पुरुष समाज द्वारा जब महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों का अतिक्रमण कर दिया गया, यानी स्वस्थ निर्णय, स्वस्थ व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण से समाज में, परिवार में, व्यवहार में भेदभाव देखने को मिलता है। इस समाज व्यवहार क्रियाकलाप में भेदभाव को घटाने या इसका सही रूप का निर्माण करने हेतु जो समाजवादी विचारधारा की स्थापना होगी, वह स्त्री पुरुषों के अंतर्गत किस प्रकार किया जाए, उसी को हम इस
वीडियो के अंतर्गत व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। पहला है ये स्त्री शिक्षा में सहयोग एवं प्रशिक्षण। स्त्री शिक्षा यानी महिलाओं की शिक्षा में सरकार सहयोग दे, कोई सुविधा दे, कोई साधन दे, कोई उपकरण दे, फीस के लिए दे, वजीफ़ा दे, वस्त्र कपड़ा इत्यादि दे। कुल मिलाकर अगर सहयोग सरकार शिक्षा में करती है तो जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनको क्या मिलेगा? एक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। तो जो शिक्षा ग्रहण करने के जब उनको अवसर मिल जाएगा तो जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार या कम पढ़े लिखे परिवार या विकृत परिवार जिसके पास पैसा है फिर भी शिक्षा संस्कार नहीं है, ऐसे परिवारों में क्या होगा? स्त्रियों की स्थिति व्यवहारिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सुधार होगा। इसके संग संग प्राथमिक शिक्षा से ही सरकार महिलाओं के प्रशिक्षण यानी कला कौशल, कताई बुनाई कढ़ाई संबंधी भी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दे तो महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता, शिक्षा के प्रति सतर्कता, शिक्षा के प्रति जागरूकता, जिज्ञासा इत्यादि बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बढ़ने से होगा क्या कि जो पुरुष को ही पहले पुरुष वर्ग द्वारा पुरुष को ही जो शिक्षा के प्रति ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वही स्थिति लड़कियों के प्रति भी उत्पन्न हो जाएगी। वही स्थिति क्या होगी? लड़कियों के प्रति भी उत्पन्न होने लगेगी। यह सब प्रक्रिया 20 साल 30 साल लगातार चलेगी तब देखने को मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का परिणाम साल भर में नहीं आते या 1-2 दिन में नहीं आते। कितनी चीज़ों का परिणाम युगों युगों तक देखने को मिलता है। कभी परिणाम 10 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, मिनट, यानी इसका परिणाम कम से कम आपको कम से कम 20-30 वर्ष तक प्रयास करेंगे लगातार तब देखने को मिलेगा। तब इस प्रकार से क्या होगा कि स्त्रियों यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव हुआ है उसमें समानता के साथ स्त्रियां समान दर्जा पाएंगी, समाजवादी दृष्टिकोण से अपने स्तर को पुरुषों के समान प्राप्त कर लेंगी और वह क्रियाकलाप, कौशल, गुण इत्यादि के प्रति पुरुषों के अंदर भी स्वस्थ विचारधारा का निर्माण कर लेंगी। दूसरा, अगर हम बात करें स्त्री निर्णय की स्वीकृति, लिंग के अंतर्गत हमने बताया है कि पुरुष जो है काफ़ी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण से पुरुष का नियंत्रण महिलाओं के मामले में भी निर्णय में है। महिलाओं का कोई मामला घर में है तो भी पुरुष के हाथ में निर्णय, महिलाओं का कोई मामला सामाजिक स्तर पर है तो भी पुरुष के हाथ में निर्णय। तो ऐसे न हो, बल्कि ऐसे जगहों पे महिलाओं का निर्णय जो भी हो वह महिलाओं से स्वीकृत हो, न कि पुरुष द्वारा थोप दिया गया हो। पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, इन सभी स्तरों पर महिलाओं के निर्णय की स्वीकृति हो, महिलाओं द्वारा वह निर्णय स्वीकार किया गया हो। तब क्या होगा? एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर उनका एक आत्मसम्मान, एक प्रकार से उनको अपने आत्मबल और आत्मनिर्भरता इत्यादि भावनाओं का विकास होगा, जिससे पुरुष के द्वारा थोपे गए अन्यायपूर्ण निर्णय से वो बच सकेंगी और वह अपने आप को आत्मसम्मान महसूस करते हुए समाज में समाजवादी विचारधारा का निर्माण भी करेंगी और महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देंगी। आगे है कठोर कानून एवं न्याय व्यवस्था। कठोर कानून का यहाँ तात्पर्य क्या है कि पुरुषों द्वारा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य के दौरान, किसी भी सरकारी या निजी संस्थाओं के अंतर्गत होने वाले अत्याचार या शोषण इत्यादि के प्रति कठोर कानून बने, कठोर कानून बने। साथ ही न्याय व्यवस्था शीघ्र हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पुरुष और स्त्री के अंदर जो भेदभाव है वह भी घटेगा, अपने अपने स्थान, अपने अपने क्रिया गतिविधि के अनुसार सतर्कता भी बढ़ेगी। साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता भी बढ़ेगी और महिलाओं को अपराध नियंत्रित होने पर उनके विकास और व्यवहार में मानसिक रूप से सहयोग भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुषों द्वारा जो अत्याचार किसी भी प्रकार, शारीरिक, मानसिक, घरेलू हिंसा या हत्या या दहेज इत्यादि कोई भी हो, उसके प्रति कठोर कानून बनने चाहिए और न्याय व्यवस्था शीघ्र होना चाहिए। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि सर्विस लगी है, अच्छी खासी सर्विस लगी है, तो अपनी पत्नी को छोड़ कर दूसरा विवाह कर लिए हैं। ऐसे लोगों को
स्वतंत्रता प्रदान करना या समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान करना या इस व्यवहार को पर समाज द्वारा चुप रह जाना, कोर्ट द्वारा महिलाओं को अधिकार न मिलना भी एक प्रकार का जो है अनैतिक व्यवहार है। कुल मिला के हम ये कहें कि कठोर कानून और न्याय व्यवस्था का निर्माण करते हुए पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अपने प्रति पुरुषों के समान व्यवहार, न्याय इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। आगे आर्थिक अधिकार एवं नियंत्रण। आर्थिक अधिकार का तात्पर्य है कि पति जितना अर्थ पर अधिकार रखता है उतना ही महिलाओं भी अधिकार रखें। पुरुष की नौकरी लगे तो उसके सैलरी जॉइंट अकाउंट में हो, महिला की सर्विस लगे तो महिला का पति के संग जॉइंट अकाउंट हो। दोनों अगर किसी प्रकार से अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उन पर नियंत्रण हो, कठोर प्रतिबंध हो। यह प्रक्रिया पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी विभिन्न कंपनियों द्वारा जो निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में उन सभी में बनाया जाए। साथ ही संपत्तियों में भी अधिकार हो। बेटी के अधिकार के पक्ष में मैं इसलिए नहीं हूँ कि बेटी को एक दिन दूसरे के घर जाना पड़ता है। ये हर संस्कृति की यही कहानी है, हर सभ्य और उच्च संस्कृति की यही कहानी है। यद्यपि भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है, इसके अलावा भी जो संस्कृतियाँ हैं वो जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे है उस सब में भी स्त्रियों को यानी लड़कियों को अपने पति के घर जाना होता है। पति के घर जाने पर उसका पूर्ण अधिकार हो। ऐसा ना हो कि पति नशेड़ी हो और प्रॉपर्टी बेच दे और पत्नी घर में बैठ के रोए, ऐसी कहानी ना हो। जैसे पुरुष को अधिकार हो, स्त्री को भी अधिकार हो कि अगर पुरुष नशेड़ी है, पुरुष गलत कार्य करता है तो उस परिस्थिति में वो पति का त्याग करे तो संपत्ति स्त्री के हाथ में चली जाए, क्योंकि उसके हाथ में रहेगी तो वो बेच देगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नियम बने कि आपराधिक परिस्थितियों में वह एक दूसरे पर अपना मालिकाना हक प्रमाण के साथ स्थापित कर सकती है। ऐसा न हो कि नहीं कभी कोई अत्याचार इस ढंग से न बढ़ जाए कि महिला ही पति को नशा दे करके गलत सिद्ध करके संपत्ति लेकर के दूसरे के संग भाग जाए। ऐसा न, ऐसे परिस्थिति में वो जीवन के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा विवाह करो, पति गलत नेचर का निकला, पत्नी गलत नेचर का निकला तो ऐसी परिस्थिति में संपत्ति का अधिकार बाल बच्चों के हाथ में चला जाए। कई ढंग का इसमें नियम व्यवहार इत्यादि अगर सुनिश्चित कर दिए जाएं तो आर्थिक अधिकारों के साथ महिलाएं भी पुरुषों के समान अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य और अपना नियंत्रण और अपना स्वाभिमान इत्यादि की रक्षा कर सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। तो आर्थिक अधिकारों, वही आर्थिक अधिकार राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जब कोई भी सामाजिक अधिकार है, जब तक उसमें आर्थिक अधिकार नहीं है तब तक उसका कोई विशेष मतलब नहीं। राजनीतिक अधिकार है, अगर उसके अंतर्गत आपको आर्थिक अधिकार नहीं है तो फिर कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। तो आर्थिक अधिकारों की स्वीकृति पुरुषों के समान महिलाओं के अंदर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से लैंगिक भेदभाव यानी लिंग के आधार पर, बेटे बेटी के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव है उसे कम किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है अमानवीय व्यवहार एवं प्रतिबंध। अमानवीय व्यवहार का मतलब महिलाओं के प्रति जो शोषण है, जो छेड़खानी है, जो भ्रूण हत्या है, ये सब चीज़ें से है। जो कमेंट है, एक प्रकार से ये सब चीज़ें घटनाएँ हैं। जो अमानवीय व्यवहार हैं, जो पुरुषों द्वारा ब्लैकमेलिंग करके या वेश्यावृत्ति करा करके अनेक ढंगों से जो अत्याचार किए जाते हैं, दहेज इत्यादि के माध्यम से जो अत्याचार किए जाते हैं, उसको जो है गलत कैसे है, क्यों है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए। उसके प्रभाव, उसके परिणाम, उसके दुख, उसके अपमान, उसके विभिन्न प्रकार की समस्याएं इत्यादि से शिक्षा में अवगत कराना चाहिए। साथ में मानसिक रूप से, साहित्यिक रूप से, व्यवहारिक रूप से इसको नियंत्रण करना क्यों आवश्यक है, ये सभी सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि समाज का निर्माण स्त्री घर में माँ के रूप में करती है, समाज का निर्माण स्त्री पुरुष के संग पत्नी के रूप में करती है, समाज का निर्माण स्त्री पुरुष के साथ हमेशा सहयोगी के रूप में करती है। यही कारण है कि स्त्री के प्रति अमानवीय व्यवहार को रोकना चाहिए और उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ धारणा का निर्माण करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे रामायण में भी बहुत जगह इसका उल्लेख मिलता है कि स्त्री किसी भी अवस्था में वध के योग्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्त्री
स्त्री का अगर मान सम्मान नहीं होगा, स्त्री का यदि पुरुष सम्मान नहीं करेगा तो जो संतानें होंगी वो डरपोक होंगी, कमज़ोर होंगी, हीन भावना की होंगी, मानसिक विकृतियां उत्पन्न होंगी। यही कारण है कि महान से महान अपराध पर भी राजा दशरथ जी ने माता कैकेयी को मारा पीटा नहीं, सिर्फ शब्द तक ही डांट के रह गए। इतना हम ये कहना चाहते हैं कि स्त्री का हर परिस्थिति में सम्मान सुरक्षित रहेगा, तभी आपका घर, परिवार, समाज इत्यादि जो है एक स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ धारणा, स्वस्थ व्यवहार इत्यादि को बढ़ावा दे सकेगा। तो गरीबों में समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए अमानवीय व्यवहार, मारना पीटना, अपमानित करना, घृणित व्यवहार करना, ब्लैकमेलिंग करना, भ्रूण हत्या करना, सम्मान न देना, ये सब जो अमानवीय व्यवहार हैं वह क्यों गलत हैं और उनके संग उदारता और दया की भावना रखते हुए सही व्यवहार करना क्यों आवश्यक है, इस सब विचारधाराओं को भी पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए और इनके प्रति गलत व्यवहार भड़काने वालों को भी नियंत्रित करना चाहिए, ये सब विचारधाराएं लाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि लैंगिक यानी लिंग के आधार पर जो पुरुष वर्चस्व रखा है उसके वर्चस्व के जगह महिलाएं अपने अधिकार और कर्तव्यों के साथ आत्मनिर्भर होते हुए पुरुषों के समान विचारधारा, समान व्यवहार क्रियाकलाप, समान अधिकार और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्रति यानी नारियों के प्रति एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण कर सकेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि समाज में समान विचारधारा, समान अधिकार और कर्तव्यों का निर्माण करने हेतु, महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करने हेतु लैंगिक भेदभाव को किस तरह से घटाया जाए और महिलाओं के प्रति किस प्रकार से व्यवहार किया जाए कि समाज में समाजवादी नारीवाद की स्थापना हो सके। इस बात को आप समझ गए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।